नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। उज्जैन जिले के मागडोन में ट्रैक्टर से गिराई सरदार पटेल की प्रतिमा, रॉड से तोड़ी, विवाद के बाद पथराव, थाना प्रभारी निलंबित। सीएम भजनलाल बोले, सीबीआई की एंट्री खोलने से भ्रष्टाचारियों में डर। इस राजस्थान की धरती पर अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। आज नौजवान उद्यमी खुद को गर्व से उत्तर प्रदेश का बताते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात। टेरर फंडिंग पर एक्शन में महाराष्ट्र एटीएस इंजीनियर गिरफ्तार, आईएसआईएस की महिला ब्रिगेड से कनेक्शन। बुलंदशहर में राम का नाम लेकर पीएम मोदी ने फूंक दिया 2024 का चुनावी बिगुल। मुंबई में मीरा रोड के बाद अब मोहम्मद अली रोड पर गरजा बुलडोजर, जानेंगे क्या है एक्शन। अब खबर विस्तार से। मागडोन क्षेत्र में सरदार पटेल की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने पर विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार दो पक्षों में जमकर विवाद के बाद पथराव हुआ। इस दौरान कुछ वाहन भी जला दिए गए। घटना गुरुवार सुबह यानी आज सुबह की है। लापरवाही पाए जाने पर मागडोन थाना प्रभारी भीम सिंह देवड़ा को निलंबित कर दिया गया है। अज्ञात लोगों ने यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को उखाड़ कर तोड़ दिया। इसके बाद विवाद की शुरुआत हुई। इस दौरान दो पक्षों के बीच पथराव भी हुआ। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। यह भी पता चला है कि कुछ लोगों ने ट्रैक्टर को मूर्ति पर चढ़ाकर उसे गिरा दिया। उसके बाद पत्थर और रॉड के जरिए मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद दो पक्ष आमने सामने हो गए। मूर्ति लगाने को लेकर विवाद सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार एक पक्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगा दी। इसके बाद ही विवाद शुरू हुआ है। गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। सूचना मिलने पर एएसपी नितेश भार्गव व भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले को शांत करवाया। पुलिस ने बताया कि गांव में मंडी गेट व बस स्टैंड के बीच खाली जमीन पड़ी थी, जहां पर कुछ लोगों ने बुधवार रात को सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगा दी थी। इसको लेकर भीम आर्मी के लोग नाराज हो गए। गुरुवार सुबह भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए तथा ट्रैक्टर चढ़ाकर तथा रॉड व पत्थर मारकर सरदार पटेल की मूर्ति तोड़ दी, जिसको लेकर पाटीदार समाज के लोग भी मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। तनाव की स्थिति की सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी नितेश भार्गव तथा भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। लोगों को समझाया गया। बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के लोग जमीन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहते थे, जबकि पाटीदार समाज के लोग वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाना चाहते थे। इसको लेकर विवाद हो रहा है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मामले में कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर मागडोन थाना प्रभारी भीम सिंह देवड़ा को निलंबित कर दिया गया है। घटना में घायल सब इंस्पेक्टर लालचंद शर्मा का उपचार चल रहा है। घटना के बाद एसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंच गए। स्थिति नियंत्रण में बताई गई है। सीएम भजनलाल बोले, सीबीआई की एंट्री खोलने से भ्रष्टाचारियों में डर है। इस राजस्थान की धरती पर अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में श्री रविशंकर स्थायी ब्लड डोनेशन केंद्र का लोकार्पण किया। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि 19 में से 17 पेपर लीक हो गए हैं। इस सरकार में किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने राजस्थान में सीबीआई की एंट्री खोलने को लेकर कहा कि डरते वह है जो भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए जो भ्रष्टाचार नहीं करते उन्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने जो विश्वास जताया है, यह सरकार आपका हर सहयोग करने वाली है। युवाओं को धोखा देने वाली पिछली सरकारें थी,
जिसके कार्यकाल में 19 पेपर हुए थे, जिसमें से 17 पेपर लीक हो गए, लेकिन हमारे समय में 2 पेपर हुए और दोनों पेपर ठीक प्रकार से हुए। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में इस राजस्थान की धरती पर अब किसी भी प्रकार कोई भी पेपर लीक नहीं कर पाएगा। हमने युवाओं से वादा किया था कि सत्ता में आने पर हम पेपर लीक करने वालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन करेंगे। हमने एसआईटी का गठन भी किया है। आप जान लीजिए, युवाओं के साथ धोखा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। भजनलाल शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार के बीच हुए पेपर लीक के मुद्दों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने पिता और पुत्र के बीच में भी खाई पैदा करने का काम किया था। उसने बुजुर्ग पिता का भी विश्वास तोड़ने का काम किया था और युवाओं को विश्वास को तोड़ने का काम भी हुआ था, लेकिन अब युवाओं के साथ किसी भी तरह का आघात सहन नहीं किया जाएगा। जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया है, उनको इस भाषण में जवाब देने का काम हमारी सरकार करेगी। राजस्थान में सीबीआई की एंट्री खोलने को लेकर विपक्ष के सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग हमसे कहते हैं कि सीबीआई का रास्ता क्यों खोल दिया। हम कहते हैं कि सीबीआई से वह डरता है जो गलत काम करता है। सीबीआई का रास्ता खुला है। सीबीआई आएगी, जांच करेगी, दोषियों को यदि सजा मिलेगी तो मिलेगी ही। राजस्थान सरकार इसमें सपोर्ट करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की शक्ति मैंने देखी है। उन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व जिताया है, उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यह डबल इंजन की सरकार है। यह मोदी जी का नेतृत्व है। यह डबल इंजन की सरकार आपके भरोसे पर खरा उतरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें सत्ता संभालते हुए कुछ माह ही हुए हैं, लेकिन हमने जो चुनाव पूर्व वादे किए थे, जो संकल्प पत्र बनाया था, उस पर काम शुरू कर दिया गया है। हमने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, जिसे 1 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। हमने अपनी पहली कैबिनेट की मीटिंग में किसानों का 125 रुपए बोनस देने का काम किया। हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में युवाओं का भविष्य उज्जवल है। यह डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेगी और युवाओं ने जो विश्वास किया है, उसे विश्वास पर खरा उतरने का काम भी करेगी। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का पेपर लीक इस राजस्थान की धरती पर नहीं होगा। हम आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि हमने युवाओं से वादा किया था, जो युवाओं के साथ धोखा देने वाली जो सरकार थी, उसने लगातार पेपर लीक करने का काम किया था। हमने कहा था कि हम एसआईटी का गठन करेंगे। हमने एसआईटी का गठन भी किया है और आप जान लीजिए, युवाओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ये मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध शिल्पग्राम से 7वें उत्तर प्रदेश दिवस का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 का वितरण और ओडीओपी उत्पादों की ई-मार्केटिंग के लिए ओडीओपी मार्ट पोर्टल की शुरुआत भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को धरातल पर उतरने का एक सशक्त माध्यम बना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में आज ही के दिन हमारी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना यानी ओडीओपी का शुभारंभ किया था, जो आज उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहा है। इस कार्यक्रम को शुरू करने का परिणाम है कि पहले की सरकारों में उत्तर प्रदेश का निर्यात जहां 86,000 करोड़ रुपए का था, वहीं आज उत्तर प्रदेश 2 लाख करोड़ रुपए का ओडीओपी निर्यात कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अवध शिल्पाग्राम से 7वें उत्तर प्रदेश दिवस का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 का वितरण और ओडीओपी उत्पादों की ई-मार्केटिंग के लिए ओडीओपी मार्ट पोर्टल की शुरुआत भी की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के 7वें स्थापना दिवस की बधाई दी और कहा कि नोएडा में पिछले वर्ष आयोजित हुए इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से
दुनिया ने उत्तर प्रदेश की क्षमता को देखा। उस ट्रेड शो में 500 से अधिक विदेशी खरीदार आए थे। एक सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वेतन देने के लाले थे, पूरे प्रदेश में अव्यवस्था थी, प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, यहाँ का युवा अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद जब डबल इंजन की सरकार ने काम करना प्रारंभ किया तो प्रदेश में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना। आज परिणाम हमारे सामने है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान उद्यमियों और व्यापारियों को देश के अंदर अपनी पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि गर्व से खुद को उत्तर प्रदेश का बताते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। बुनियादी ढांचे और संपर्क के मामले में भी प्रदेश की स्थिति बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत उत्तर प्रदेश से होकर के बहती है। प्रदेश का 7वां स्थापना दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सप्तपुरियों में से एक अयोध्यापुरी में प्रभु राम 500 वर्षों के लंबे वनवास को तोड़ते हुए स्वयं अपने धाम में विराजमान हुए हैं। उन्होंने लखनऊ की रहने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और कानपुर के नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान सम्मानित किया। डॉक्टर ऋतु ने भारत के मार्स से ऑर्बिटर मिशन और चंद्रयान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह इस मिशन की उपसंचालक निदेशक भी थी। डॉक्टर ऋतु 1997 से इसरो के लिए काम कर रही है। वहीं नवीन तिवारी ने दुनिया में सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एडटेक मंच स्थापित किया है, जो उत्तर प्रदेश और भारत के स्थानीय व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों से जोड़ता है। कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम एवं गोवा के कलाकारों द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। साथ ही बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल एवं ब्रज क्षेत्र के कलाकारों ने राम पर लोक गायन प्रस्तुत किया। इसके अलावा श्री राम उत्सव 2024 के अंतर्गत भक्ति संगीत भी आयोजित हुआ। कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, MSME मंत्री राकेश सचान, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, महापौर सुषमा खरगवाल के साथ अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। उत्तर प्रदेश दिवस को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने एक्स के माध्यम से बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। देश में सबसे अधिक आबादी वाला यह राज्य भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के कौशलयुक्त, परिश्रमी और निष्ठावान लोगों के सुख समृद्धि की मंगल कामना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि यह राज्य और यहाँ के निवासी सदा विकास के पथ पर अग्रसर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आध्यात्म, ज्ञान और शिक्षा की तपोभूमि उत्तर प्रदेश के अपने सभी परिवारजनों को राज्य की स्थापना दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश ने प्रगति की नई गाथा लिखी है, जिसमें राज्य सरकार के साथ जनता जनार्दन ने भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है। मुझे विश्वास है कि विकसित भारत की संकल्प यात्रा में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने एक्स पर लिखा कि संस्कृति, आध्यात्म और विरासत की पुण्य भूमि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर प्रगति और प्रतिष्ठा के पथ पर अग्रसर है। सेवा, सुशासन और विकास का हमारा संकल्प विकसित उत्तर प्रदेश का पथ प्रशस्त कर रहा है। हम लोग जब आए थे 2017 में, उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वेतन देने के लाले थे, अव्यवस्था का तांडव था, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था। हमारा यहाँ का युवा अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। लेकिन 2017 के बाद जब सरकार ने काम करना प्रारंभ किया और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया, आज परिणाम हमारे सामने है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को देश के अंदर अपनी पहचान को बताने की आवश्यकता नहीं। और उत्तर प्रदेश ने इस दौरान
अपनी स्थिति को भी, आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया संजाल उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया। आज हमारे पास रोड की बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, बेहतर एयर कनेक्टिविटी है। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान लैंडलॉक्ड स्टेट से हटकर के इनलैंड वाटरवे का पहला कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से हल्दिया के बीच में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और वह सफलतापूर्वक संचालित है। तो उत्तर प्रदेश ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करके भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर किया है, एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में हमारे उद्यमियों ने, किसानों ने, युवाओं ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। एमएसएमई विभाग भी इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रहा है। उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का हमारे पास समय है। आज जब पूरे देश के अंदर एक नई प्रतिस्पर्धा ओडीओपी के क्षेत्र में प्रारंभ हुई है, इस फील्ड में नई टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें जोड़ने, नए उद्यमियों को इसमें अवसर दिखाने, युवाओं को इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एक अवसर हमें देना होगा। और इसके लिए एमएसएमई विभाग एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहा करेगा और वह होगा कि उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट की ताकत का एहसास हमें कब हुआ था? जब कोरोना कालखंड में लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के कारीगर और श्रमिक उत्तर प्रदेश के लिए प्लान किए थे। जब लॉकडाउन लग गया था, काम धंधा छूट गया था, उस समय हम लोगों ने अपील की थी कि भाई इन लोगों को कोई ना कोई कार्य जरूर मिले। हमने उनकी स्किल मैपिंग करवाई थी और उसके बाद जब हमने देखा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी और मुझे प्रसन्नता है कि 40 लाख लोग जो उत्तर प्रदेश में आए उन सबको हमारे एमएसएमई यूनिट ने अपने अपने काम दिया। और इसीलिए आज सीएम इंटर्नशिप स्कीम को आगे बढ़ाने के साथ ही एक स्कीम हम ऐसा भी तैयार कर सकते हैं और करेंगे जो ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट है, इसको हमने 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा से कवर भी किया है। 5 लाख रुपए की अगर कोई भी आपदा, किसी भी दुर्घटना के शिकार या हमारे यूनिट से जुड़े हुए उद्यमी होते हैं, उन्हें हम 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर उपलब्ध करवा रहे हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने टेरर फंडिंग के आरोप में एक आरोपी को नासिक से गिरफ्तार किया है। उसके पास से एटीएस को कई फोन मिले। बताया जा रहा है कि हुजैफ अब्दुल अजीज शेख एक बड़ी कंपनी में काम करता था। महाराष्ट्र एटीएस ने टेरर फंडिंग के आरोप में एक आरोपी को नासिक से गिरफ्तार किया है। उसके पास से एटीएस को कई फोन मिले। बताया जा रहा है कि हुजैफ अब्दुल अजीज शेख एक बड़ी कंपनी में काम करता था। यह विदेशों में आईएसआईएस आतंकी संगठनों के लोगों के साथ संपर्क में था। जानकारी के मुताबिक आरोपी एक महिला के साथ संपर्क में था जो सीरिया में है। इसके ऊपर आईएसआईएस के आतंकियों को टेरर फंडिंग का आरोप लगा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना में कई लोगों को पैसे भेजे गए हैं। एटीएस टीम जल्द ही सभी जगह का जांच करेगी और उसका पता लगाएगी। एटीएस टीम की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आतंकी सीरिया की महिला ब्रिगेड के संपर्क में था। जांच में ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि उसने एक पाकिस्तानी महिला के कहने पर आतंकियों को फंडिंग का काम शुरू किया। इस संदिग्ध महिला का नाम राबिया उर्फ ओसेमा है। सूत्रों की माने तो महिला की लोकेशन भले ही सीरिया की आ रही है, लेकिन वह पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तानी है। इसलिए इस महिला ब्रिगेड को लेकर जांच की जाएगी। पूछताछ में पता चला है कि इसी महिला के कहने पर संदिग्ध आरोपी ने बैंक खाते से पैसे भेजे थे। एटीएस ने बताया कि आरोपी बेहद पढ़ा लिखा और पेशे से इंजीनियर है। वह एक बड़ी नामी कंपनी में कार्यरत भी था।
और इसकी लाखों रुपए सैलरी भी थी, जिसका एक हिस्सा वो ISIS को देता था। ATS काफी समय से बारीकी से इसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। वही 3 दिन पहले ही शख्स पुख्ता होने के बाद उसे हिरासत में लिया गया, जिसके बाद संदिग्ध से लगातार 3 दिनों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले उसने ATS से टाल मटोल की, लेकिन उसके सामने उसके कारनामों के सबूत रखे गए तो शेख की बोलती बंद हो गई। वही पूछताछ के बाद दस्तावेजों के आधार पर ATS टीम ने बुधवार शाम 4:48 पर हुजैब अब्दुल अजीज शेख को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को ही ATS ने शेख को नासिक के स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 31 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। लेकिन कोर्ट में सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष की ओर से जोरदार बहस हुई। ATS टीम की ओर से 14 दिन की पुलिस हिरासत मांगी गई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने उसे 31 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। संदिग्ध आरोपी के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार राज्यों में बैंक खाते हैं। इस बैंक खाते से वित्तीय लेन देन किया गया है। शेख ने बताया कि 2019 में ISIS की लड़ाई में कुछ लोग मारे गए थे। ये पैसे उन्हीं के रिश्तेदारों की मदद के लिए भेजे गए थे। उसने बताया कि वह ISI संगठन का समर्थक है। बता दें कि सरकारी पक्ष की ओर से एडवोकेट अजय मिंजर ने बहस की, बचाव पक्ष की ओर से फजल सैयद ने बहस की। संदिग्ध आरोपियों के नाम पर विदेश भेजे गए पैसे के लेन देन की जांच में महिला की लोकेशन सीरिया देश की सीमा पर मिली। शेख के अलावा और कितने लोग इस फंडिंग में शामिल है, इसकी जांच की जा रही है। पीएम मोदी ने बुंदेलशहर में 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में भारत माता की जय के नारे लगाए। उन्होंने मथुरा और पलवल के बीच रेलवे सेवा को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने इस मौके पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भगवान राम का नाम लेकर यूपी के बुलंदशहर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। खुर्जा इलाके के चोला गांव में आयोजित जनसभा में उन्होंने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी याद किया। मोदी ने कहा कि इस धरती ने कल्याण सिंह जैसे सपूत दिए हैं। आज वो जहां है, अयोध्या धाम को देखकर आनंदित हो रहे होंगे। ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन अभी भी सशक्त राष्ट्र के निर्माण का, सामाजिक न्याय का सपना बढ़ाने के लिए हमें अपनी गति बढ़ानी चाहिए। हमें मिलकर काम करना होगा। अयोध्या में मैंने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा का काम करना है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। खेत खलियान से लेकर ज्ञान, विज्ञान, उद्योग तक हर शक्ति को जगाना है। आज का ये आयोजन इसी दिशा में एक और कदम है, एक बड़ा कदम है, महत्वपूर्ण कदम है। आजादी के बाद से विकास को कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रखा गया। देश का एक बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे बड़ी आबादी बसती है, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहाँ सरकार चलाने वाले ने शासकों की तरह बर्ताव किया। जनता को अभाव में रखने का, समाज में बंटवारा उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है, लेकिन साथ ही देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब पश्चिम यूपी में बन रहे हैं अनेक नेशनल हाईवे। जी हाँ, मोदी ने कहा कि जब देश का सबसे बड़ा राज्य ही कमजोर हो तो देश कैसे ताकतवर हो सकता है। उत्तर प्रदेश को पहले ताकतवर बनना होगा कि नहीं होगा। मैं तो यूपी का सांसद हूँ और मेरी विशेष जिम्मेदारी है। आज भारत में नेशनल हाईवे का तेजी से विकास हो रहा है, उसमें से अनेक पश्चिमी यूपी में बन रहे हैं। आज हम यूपी के हर हिस्से को आधुनिक एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर रहे हैं। वेस्ट यूपी सबसे रोजगार देने वाला केंद्र बना। प्रधानमंत्री ने कहा, जब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो इस क्षेत्र को नई ताकत, नई उड़ान मिलने वाली है। सरकार के प्रयासों से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश रोजगार देने वाले प्रमुख सेंट्रल में से एक बन रहा है। केंद्र सरकार देश में 4 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की तैयारी में है।
ऐसे नए शहर जो दुनिया के श्रेष्ठ स्थलों को टक्कर दे सकते हैं। इसमें से एक औद्योगिक स्मार्ट शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बना है। आज मुझे इस महत्वपूर्ण टाउनशिप का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है। वेस्ट यूपी को आज मिले 19,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट। जी हाँ, अपने सरकार के कामकाज के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज पश्चिमी यूपी को विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं। ये प्रोजेक्ट्स रेल लाइन, हाईवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पानी, सीवेज, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक शहर से जुड़े हुए हैं। आपका ये प्यार और आपका ये विश्वास, जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपके प्यार के लिए अभिभूत हूँ। 22 तारीख को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन हुए और अब यहाँ जनता जनार्दन के दर्शन का सौभाग्य मिला। पहला नमो प्रोजेक्ट पश्चिमी यूपी से ही शुरू हुआ। आगे पीएम मोदी कहते हैं कि पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का पहला नमो भारत प्रोजेक्ट पश्चिमी यूपी में ही शुरू हुआ है। यूपी के कई शहर मेट्रो सुविधा से जुड़े रहे हैं। सरकार के प्रयासों से आज पश्चिमी यूपी रोजगार देने वाले प्रमुख सेंट्रल में से एक बन रहा है। पहले लंबे समय तक यहाँ सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। जनता को अभाव में रखने और समाज में बंटवारे का रास्ता उनके लिए सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम था। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है, लेकिन साथ ही साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूपी ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का हब बन रहा है और ये बात बहुत बड़ी है साथियों। आने वाली शताब्दियों तक इसका महात्म्य रहने वाला है। आज मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपका बुलंदशहर की धरती पर आगमन, यह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है कि बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके हमें विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में प्राणपण से जुटना है। और इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये जनता जनार्दन आज आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर रही है कि अभी कुछ दिनों के बाद जब इस देश में आम चुनाव होंगे तो जनता जनार्दन आपके साथ फिर से खड़ी होकर के फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ आगे बढ़कर के आपके नेतृत्व में तीसरी बार फिर से देश के अंदर 2014, 2019 से भी बड़े बहुमत के साथ फिर से सरकार बनेगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आपका फिर से बुलंदशहर की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना था कि पिछले हफ्ते हमने अवैध संरचनाओं की पहचान करने के लिए एक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इनकी वजह से चलने वाले को दिक्कतें आ रही है। इसके बाद हमने बुधवार की सुबह कार्रवाई की और इब्राहिम मॉडर्न रोड पर लगभग 40 अवैध कब्जों को ध्वस्त किया। मुंबई के मीरा रोड पर 21 जनवरी को हुई हिंसा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की है। मीरा भाईंदर नगर निगम यानी MVMC द्वारा ठाणे जिले में मीरा रोड पर हैदरी चौक पर मंगलवार को लगभग 15 इमारतों के अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया था। मीरा रोड पर हुई हिंसा के मामले में आरोपियों के खिलाफ ये बुलडोजर चलाया गया है। वहीं बुधवार को इसी तरह का बुलडोजर एक्शन मोहम्मद अली रोड पर देखने को मिला, जहां पर लगभग 40 दुकानों के अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इनमें कुछ दुकानें ऐसी भी थी जो साल 1930 में बनाई गई थी। बीएमसी अधिकारियों का कहना था कि मोहम्मद अली रोड पर गिराए गए सभी ढांचे अवैध अतिक्रमण के थे और फुटपाथ पर जगह खाली करने के लिए उन्हें गिराया गया। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले 21 जनवरी की रात
श्री राम झंडे वाले वाहनों पर पथराव के बाद तोड़कर करके मारपीट की गई थी। उस समय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर सीधे संज्ञान लिया था। डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा था कि इलाके के अवैध निर्माण और अवैध कब्जे पर कार्रवाई होगी। फडणवीस के इस बयान के बाद बीएमसी एक्शन में आई। ये बताई एक्शन की वजह। आपको बताते हैं कि एक्शन की वजह क्या थी। तो बुलडोजर से ध्वस्त किए गए लगभग सभी ढांचे इब्राहिम मोहम्मद मर्चेंट रोड पर स्थित थे। बीएमसी ने मोहम्मद अली रोड पर अभियान चलाया, लेकिन किसी अन्य वार्ड में इस तरह के किसी अभियान की कोई सूचना नहीं थी। मुंबई में कुल 24 प्रशासनिक वार्ड कार्यालय है। कुछ वार्ड कार्यालय ने कहा कि वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गहरी सफाई पहल पर काम कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर अवैध विक्रेताओं को हटाना शामिल है। अतिक्रमण हटाने वाले विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सीएम शिंदे के अभियान के हिस्से के रूप में सभी नगरपालिका वार्डों में स्थानीय अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके लिए हम फुटपाथ को साफ रखने के लिए सड़क के किनारे छोटे भोजनालयों और विक्रेताओं को हटा रहे हैं। यह अभियान दिसंबर से पहले सप्ताह से चालू है। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में क्रांति का आगाज अब हो चुका है। जी हाँ, अब वह दिन बीत गए जब अस्पताल वाले हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी होने के बावजूद आपका कैशलेस इलाज करने से इनकार कर देते थे। अब किसी भी हॉस्पिटल में बीमारी का होगा कैशलेस इलाज, चाहे वो अस्पताल कंपनी के नेटवर्क में हो या नहीं। स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति का आगाज हो चुका है। हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है, इसमें एक बड़ा फैसला हुआ है। जनरल इंश्योरेंस काउंसलिंग यानी GIC ने कैशलेस एवरीवेयर मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत पॉलिसी होल्डर को इस बात की आजादी मिलेगी कि वे किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करा सके। मतलब कि अब कोई अस्पताल नेटवर्क का बहाना बनाकर रोगी के इलाज से इनकार नहीं कर सकता है। क्या है ये GIC का फैसला? आपको बताते हैं कि देश के किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में अब नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं होने का बहाना नहीं चलेगा। रोगी को अब देश के किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज कराने की सुविधा मिलेगी, भले ही वह अस्पताल इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में हो या नहीं हो। जनरल इंश्योरेंस काउंसलिंग यानी GIC ने पॉलिसी होल्डर्स के हित में यह फैसला किया है। काउंसलिंग ने जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के साथ बातचीत के बाद कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव शुरू किया है। इसमें देश के किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा देने पर सहमति बनी है। अभी क्या व्यवस्था है, इसकी बात करें तो अभी हेल्थ पॉलिसी लेने वाले ग्राहक सिर्फ उसी अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जो बीमा कंपनी के नेटवर्क में शामिल होता है। अगर कोई अस्पताल कंपनी के नेटवर्क में शामिल नहीं है तो वहां इलाज कराने पर पॉलिसी धारक को पूरा पैसा खुद चुकाना पड़ता है। बाद में भले ही उनकी बीमा कंपनी के सामने रिबर्समेंट के लिए कागज जमा कराने होते हैं। ऐसी स्थिति में दिक्कत उन्हें होती है जिनके पास इलाज के लिए लाखों की नकदी नहीं है। ऐसी स्थिति में कर्ज तक लेना पड़ जाता है। अभी तक जो व्यवस्था है उसमें अस्पताल से नाम कटने के बाद पॉलिसी होल्डर द्वारा क्लेम करने में ही कई बार बहुत सा समय लग जाता है। उसके बाद बीमा कंपनी क्लेम के सत्यापन एवं अन्य प्रक्रियाओं में भी समय लगाती है। इसका मतलब होता था कि पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के बाद भी इलाज के लिए कुछ समय के लिए पैसों की परेशानी झेलनी होती थी, कहीं से उधार या कर्ज लेना पड़ता था। इसलिए ये मुहिम की शुरुआत हो गई है। ऐसा नहीं है कि CIG ने इस फैसले को खुद से ही लागू किया है। इस फैसले को लागू करने के पहले जनरल एवं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के साथ व्यापक परामर्श किया गया। उसके बाद ही इस मुहिम की शुरुआत की गई। अब माना जा रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस होल्डर किसी भी अस्पताल में बिना पैसों के इंतजाम की चिंता किए इलाज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की दोस्ती के रंग रंगीले राजस्थान में दिखने लगे हैं। रिपब्लिक डे के समारोह के लिए मैक्रो चीफ गेस्ट फ्रांसीसी राष्ट्रपति जयपुर में लैंड कर चुके हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इस बार रिपब्लिक डे समारोह के लिए मुख्य अतिथि है और वो जयपुर में लैंड कर चुके हैं। पिंक सिटी में उतरने के बाद वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ रोड शो में हिस्सा ही लेंगे। वह आमेर का किला भी देखने जाएंगे। मोदी और मैक्रो साथ साथ जंतर मंतर जाएंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत में
स्पेस से लेकर डिफेंस और डिजिटल तकनीक तक पर बातचीत होगी। इमैनुअल मैक्रों आमेर के किले को भी देखने जाएंगे। वहां उनके सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों का याराना देखने मिलेगा। दोनों एक साथ जंतर मंतर जाएंगे, जो यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल है। इसके अलावा दोनों नेता जंतर मंतर से हवा महल होते हुए सांगानेरी गेट तक रोड शो करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो दोनों नेता हवा महल के पास जयपुर का स्पेशल मसाला चाय पिएंगे। वहां वो हस्तशिल्प आइटम्स की खरीदारी कर सकते हैं, जिसके लिए यूपीआई से पेमेंट करेंगे। रामबाग पैलेस में मैक्रो के लिए प्राइवेट डिनर का आयोजन होगा। मोदी और मैक्रो के बीच स्पेस और डिफेंस सेक्टर को लेकर अहम बातचीत होगी। बातचीत के एजेंडे में डिजिटल सेक्टर भी रहेगा, जो दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया उभरता क्षेत्र है। माना जा रहा है कि दोनों नेता इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदारी को लेकर बातचीत कर सकेंगे। इसके अलावा 3 पनडुब्बियों की खरीदारी को लेकर भी बातचीत हो सकती है। फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक और भरोसेमंद दोस्त रहा। इस साल गणतंत्र दिवस के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को चीफ गेस्ट के लिए न्योता भेजा गया था, लेकिन जब उन्होंने आ पाने में असमर्थता जताई, तब भारत ने आनन फानन में मैक्रो को न्योता भेजा, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। ये दोनों देशों की मजबूती दोस्ती को दिखाता है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे पर मुख्य अतिथि थे। तमन्ना भाटिया इन दिनों परिवार के साथ गुवाहाटी में है। 2 दिन पहले राम मंदिर का जश्न मनाने के बाद तमन्ना अपने परिवार के साथ कामाख्या मंदिर पहुंच गई है। उन्होंने वहां से कई तस्वीरें शेयर की है, वीडियो भी शेयर किया है। और नीलाचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर एक शक्तिपीठ है। साउथ के साथ ही बॉलीवुड में भी अपनी धमक दिखा चुकी तमन्ना भाटिया इन दिनों परिवार के साथ कामाख्या मंदिर गई हुई है। इंस्टाग्राम पर 2 दिन पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने के बाद अब एक्ट्रेस ने गुवाहाटी से नई तस्वीरें शेयर की है। इसमें वह माता कामाख्या के दर्शन के बाद परिवार संग पोज देती नजर आ रही है। तमन्ना ने 5 तस्वीरें और एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह मंदिरों में दिया जलाती और प्रार्थना करती नजर आ रही है। इन तस्वीरों में तमन्ना खूबसूरत पीले रंग के सलवार सूट में गले में माला डाले और माथे पर सिंदूर लगाए नजर आ रही है। तमन्ना ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है, मेरे प्रियजनों के साथ एक पवित्र पल। गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ी के ऊपर स्थित कामाख्या मंदिर देश के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित शक्तिपीठों में से एक है। देवी कामाख्या के इस मंदिर में हर दिन सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कामाख्या मंदिर प्रांगण में तमन्ना भाटिया ने जो फैमिली फोटो शेयर की है, उसमें उनके माता पिता के साथ कुल 7 लोग नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले ही 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तमन्ना ने राम मंदिर का वीडियो शेयर किया था। करोड़ों देशवासियों की तरह तमन्ना ने भी रामलला के आगमन का जश्न मनाया। अपने पोस्ट के साथ तमन्ना ने लिखा था, पूरे देश के लिए आशीर्वाद से भरा एक दिन, कंपन ऊर्जा आशीर्वाद एक बेहद खास पल। तमन्ना भाटिया इन दिनों जहां विजय वर्मा के साथ अपनी डेटिंग को लेकर चर्चा में है, वहीं वर्क फ्रंट पर वह स्त्री के सीक्वल में ग्लैमर का तड़का लगाने की तैयारी कर रही है। स्त्री 2 में तमन्ना एक आइटम नंबर पर थिरकती हुई नजर आएगी। इस गाने में उनके साथ राजकुमार राव भी होंगे। यह पहली बार होगा जब दोनों एक्ट्रेस साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।